Hello, everyone, and welcome to the Study Space. I am your social science teacher, and मैं आपको पढ़ाऊंगी सोशल साइंस एक बहुत ही इजी वे में. जिस चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे वो है क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया. इस चैप्टर को मैंने पार्ट्स में डिवाइड किया है एंड दिस क्लास इज पार्ट. हम यहाँ सोशल साइंस तो पढ़ेंगे पर एक नए तरीके से. हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस डिस्कस करते हुए पढ़ेंगे और बुक के कॉन्टेक्स्ट में सब डिस्कस करेंगे. फिर मैं आपको बताऊंगी सभी क्वेश्चंस के वैल्यू पॉइंट्स जो कि अकॉर्डिंग टू एग्जाम की आपकी आंसर शीट्स में एक्सपेक्टेड होते हैं. मतलब कि इन्हीं पॉइंट्स को बस आपने इलैबोरेट करना है, एक्सप्लेन करना है एंड यू आर डन. तो स्टूडेंट्स, get ready with your NCERT history book and without further ado शुरू करते हैं आज की क्लास. तो फर्स्ट क्वेश्चन जिससे हम स्टार्ट करेंगे इज इन फ्रंट ऑफ यू. स्क्रीन पर देखिए. स्टेट द implications ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल. या फिर इसकी लैंग्वेज को थोड़ा सा मॉडिफाई करके पूछ सकते हैं, how was the post First World War scenario responsible in instigating the anti-British feeling among Indians? तो आप सब देख सकते हैं क्वेश्चन वही है, बस लैंग्वेज को मॉडिफाई किया गया है. इस टाइप के क्वेश्चंस को देखकर डोंट गेट कंफ्यूज्ड, डोंट हेजिटेट, रीड इट विद फोकस एंड समझने की कोशिश कीजिए कि पूछा क्या गया है. आपके 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स में ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस आर ऑफ मॉडरेट लेवल एक्सेप्ट फॉर 2 or 3 क्वेश्चंस जिनका लेवल हार्ड होता है, कुछ क्वेश्चंस का लेवल इजी होता है. इस तरीके से आपका क्लास 10th का बोर्ड का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो सेट होता है. मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आर ऑफ मॉडरेट लेवल. बस क्या करते हैं कि लैंग्वेज जो है उसे थोड़ा सा घुमा दिया जाता है और आप सब कंफ्यूज हो जाते हैं. तो बस हमने वही नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं होना है. So let's just focus on. That is why our strategy here in this module is कि हम questions को समझते हुए पढ़ेंगे. All right? तो आगे चलते हैं. जैसा कि आप सभी को पता है जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं नेशनलिज्म इन इंडिया, इट इज द स्टोरी ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया. कैसे इंडिया ने अपनी फ्रीडम के लिए स्ट्रगल किया. All the citizens were being oppressed by a single oppressor जो कि थे the Britishers. तो अपनी NCERT की बुक में पेज नंबर 54 पैराग्राफ नंबर 2 पर देखिए. अगर आपकी बुक का कोई नया एडिशन या पुराना एडिशन है तो थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, बट इट विल बी देयर ओनली मे बी ऑन 53rd और 55th पेज. ऑल राइट, तो ध्यान से देखिए इस पैराग्राफ को. What implications did they have? तो सबसे पहली चीज आ जाती है जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी, इट क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन. ये हमारा पहला पॉइंट है, फोकस कीजिए. इट लेड टू अ ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर व्हिच वाज फाइनेंस्ड बाय वॉर लोन्स एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस. मतलब वर्ल्ड वॉर जो आई थी उससे एक नई इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट हो गई थी. अब क्या था, बिकॉज आर्मी जो थी वो लड़ने के लिए जा रही थी वॉर के लिए, तो आर्मी के जो भी मेडिकल खर्चे थे और उनके लिए खाना अरेंज करना, सोल्जर्स के लिए उनको डॉक्टर्स प्रोवाइड करना, टाइम पर मेडिसिन प्रोवाइड करना और वेपन्स प्रोवाइड करना, इस सब के लिए जो है डिफेंस के लिए खर्चा जो था वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था. अब इस खर्चे को पूरा करने के लिए कंट्रीज जो थी वो एक तो वॉर लोन्स ले रही थी और दूसरा सब अपने टैक्सेस बढ़ा रहे थे. यानी कि अल्टीमेटली जो बर्डन है वो सिटीजन्स यानी कि प्रजा पर बढ़ गया था. नेक्स्ट पॉइंट इज कि जो कस्टम ड्यूटीज थी दे वर रेज्ड एंड इनकम टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड. यानी कि कस्टम ड्यूटी, जब भी कोई सामान जो होता है वो एक देश से दूसरे देश इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया जाता है तो उस पर कस्टम ड्यूटी लगती है, एक तरीके का टैक्स लगता है. अब उस सब का जो प्राइस था वो भी बढ़ाया जा रहा था और जो इनकम टैक्सेस थे वो भी इंट्रोड्यूस किए जा रहे थे. तो यानी कि क्वेश्चन हमारा यहाँ से बनता है फॉर एनसीईआरटी एज वेल एज फॉर सीबीएसई, दैट इज कि इनकम टैक्स कब इंट्रोड्यूस किए गए थे. दैट वाज पोस्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. ऑल राइट, तो इस दौरान क्या था
कि 1913 से 1918 के बीच में जो प्राइसेस थे आम चीजों के वो ऑलमोस्ट डबल हो गए थे, जिससे कि जो कॉमन पीपल थे उनकी प्रॉब्लम्स और भी ज्यादा बढ़ गई। अब जो विलेजर्स थे they were called upon to supply soldiers and the forced recruitment in rural areas caused widespread anger। forced recruitment से आप क्या समझते हैं? अब क्योंकि वर्ल्ड वॉर चल रहा है तो सभी जो कंट्रीज थी उन्हें सोल्जर्स की ज्यादा से ज्यादा जरूरत थी जो भी वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व थे। तो जो गांव गांव जाकर के और जबरदस्ती वहां के जो यूथ थे यानी कि जो यंग लोग थे, यंग लड़के थे, उनको जबरदस्ती आर्मी में रिक्रूट किया जा रहा था कि तुमने जाकर के लड़ना है हमारी कंट्री के लिए। तो इससे क्या था, एक वाइड स्प्रेड एंगर फैल गया, सारे के सारे रूरल एरियाज में जो लोग थे वो बहुत ही ज्यादा क्रोधित थे, गुस्से में थे। उसके बाद क्या हुआ, ये डेट्स आपने याद रखनी है। पहली आ जाएगी हमारे पास में 1918 से 1919 एक साल, फिर 1920 से 21, 1918 से 1919 और 1920 से 21। ये 2 साल जो क्रॉप्स थी दे पार्ट्स ऑफ मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, यानी कि फसल जो है वो अच्छी नहीं हुई जिसकी वजह से शॉर्टेज ऑफ फूड हो गई। और दूसरी चीज, इसी दौरान जो इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक है वो भी आया था। इन्फ्लुएंजा एक बीमारी है जिसका जो कि फेडेमिक आ गया, एक एपिडेमिक आ गया था, यानी कि इंडिया में वो बीमारी जो थी फैल गई थी। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1921 12 से 13 मिलियन लोग जो थे उनकी डेथ हुई थी बिकॉज ऑफ फेमिन, यानी कि जो अकाल पड़ गया था, एंड ये जो इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक था इसके वजह से। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अप वी आर गोइंग टू डिस्कस कि एलीड पावर्स क्या होते हैं और एक्सेस पावर्स क्या होते हैं। तो एलीड पावर्स और एक्सेस पावर्स, इट इज अ वेरी वेरी फेवर्ड क्वेश्चन फॉर बोथ एनसीईआरटी एज वेल एज सीबीएसई। सीबीएसई में आपके जो 1 मार्कर क्वेश्चन होते हैं उसमें आपसे पूछा जा सकता है, और एनटीएससी में तो ऑफ कोर्स एमसीक्यूज में इट कैन बी आस्क्ड। तो आपको क्या याद, वर्ल्ड वॉर है कि वर्ल्ड वॉर जब लड़ी जा रही थी तो जो मेन कंट्रीज लड़ रही थी दे वर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, एक था एलीड पावर्स और दूसरे थे एक्सेस पावर्स। आपको याद करना है कौन सी कंट्री कौन से ग्रुप में थी, एंड इट कैन बी आस्क्ड एज एन एमसीक्यू लाइक दिस ओनली। ऑलराइट, तो आपको याद रखना है कि एलीड पावर्स में आती है यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना। आप इसे एज ए निमोनिक याद कर सकते हैं। एलीड पावर्स थी यूयूसी या यूसीयू करके भी आप याद कर सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और चाइना। एंड एक्सेस पावर्स जो थी उसमें आता है जर्मनी, जापान और टर्की। सो इसे आप याद कर सकते हैं जीजेटी या जीटीजे करके, यानी कि एक तरीके से निमोनिक बना लीजिए जिससे कि आप कंट्रीज के नाम जो है उन्हें ना भूलें। नेक्स्ट अप इज अगेन, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है जो कि अराइज हुआ है हमारी पहली स्लाइड से, जो कि अभी हमने डिस्कस करी थी जब हम इम्प्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पढ़ रहे थे कि व्हेन वाज इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। आंसर है ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, बिकॉज कंट्रीज के खर्चे बढ़ गए थे, वो वॉर में पार्टिसिपेट कर रही थी और उन खर्चों को पूरा करने के लिए अपने सिटीजन्स पर वो दबाव बना रहे थे और टैक्सेस जो थे उनको इंट्रोड्यूस कर रहे थे। Next up is, what do you mean by satyagraha? Why did Gandhi ji deny it to be a passive source of resistance? तो पहली बात, what do you mean by सत्याग्रह? सत्याग्रह होता क्या है, एंड गांधी जी ने ये क्यों कहा कि इट इज नॉट अ पैसिव सोर्स ऑफ रेजिस्टेंस। आप एक्टिव और पैसिव में फर्क समझिए। एक्टिव का मतलब है आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पैसिव का मतलब है हम एक्टिवली नहीं पार्टिसिपेट कर रहे, जस्ट द ऑपोजिट। तो लोगों ने, पहली बात, सत्याग्रह था क्या और लोगों को ऐसा क्यों लगता था कि आप सत्याग्रह कर रहे हैं तो आप एक्टिवली नहीं पार्टिसिपेट कर रहे। बट नहीं, गांधी जी ने आकर के कहा कि हम एक्टिवली ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमेशा एक्टिवली पार्टिसिपेट करने का मतलब वायलेंस नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का मतलब थोड़ा सा घुमा बोला है, उन्होंने बोला है डिनाई इट टू बी अ पैसिव सोर्स ऑफ रेजिस्टेंस। डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड, हम इसे डिस्कस करते हैं। ओपन योर बुक, पेज नंबर 55, पैराग्राफ 1, आइडिया ऑफ सत्याग्रह। तो महात्मा गांधी जी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915, एंड आप सभी को पता है जब वो इंडिया आए थे उससे पहले उन्होंने सक्सेसफुली रेसिस्ट रेजीम
इन साउथ अफ्रीका जो था उसके अगेंस्ट लड़ाई लड़ी थी। वहां पर भी गोरों और कालों में भेदभाव किया जाता था, जिसके अगेंस्ट उन्होंने वहां पर प्रोटेस्ट करा था। और जो प्रोटेस्ट करने का उनका मेथड था नोवल, नोवल मतलब नया, नया तरीका जो था उनका वो था मास एजिटेशन, जिसको उन्होंने सत्याग्रह का नाम दिया था। तो जरा जानते हैं सत्याग्रह होता क्या है। The idea of satyagraha emphasized the power of truth and the need to search for the truth. It suggested that if the cause was true, if the struggle was against injustice, then physical force was not necessary to fight against the oppressor. ये बहुत ही ज्यादा important point है, that is why I have underlined it. और इसका मतलब क्या है कि सत्याग्रह का जो आइडिया है वो क्या था कि हमने सच्चाई की जो पावर है उसके दम पर जीतना है, हमें सच की तलाश करनी है। अगर आपका कॉज सच्चा है, यानी कि आप सच के लिए लड़ रहे हो, तो अगर आप इनजस्टिस यानी कि जो भी आपके अगेंस्ट इनजस्टिस हो रहा है उसके अगेंस्ट आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो फिजिकल फोर्स की जरूरत है ही नहीं अपने ऑपरेसर से लड़ने के लिए। यानी कि बिना अग्रेसिव हुए, बिना बदले की भावना मन में रखे हुए कोई भी सत्याग्रही जो है वो नॉन वायलेंस यानी कि बिना वायलेंस दिखाए अपनी जो बैटल है उसे जीत सकता है। अब ऐसा कैसे होगा, तो महात्मा गांधी जी मानते थे कि यू हैव टू अपील टू द कॉन्शियंस ऑफ द ऑपरेसर। ऑपरेसर यानी कि जो आपको ऑपरेस करने की कोशिश कर रहा है, जो परेशान करने की कोशिश कर रहा है, हमने उसे जो ट्रूथ है उसका रियलाइजेशन कराना है। हमें उसकी कॉन्शियंस तक ये बात पहुंचानी है कि जो आप कर रहे हैं वो गलत है, उसे ये समझाना है, वायलेंस का इस्तेमाल नहीं करना। एंड यही था सत्याग्रह का मेन आइडिया। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आता है, वेयर डिड गांधी जी फर्स्ट एक्सपीरियंस द आइडिया ऑफ सत्याग्रह? अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एनटीएससी। एंड इसका आंसर है चंपारण इन बिहार एंड खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। ये दोनों जगह उन्होंने सत्याग्रह जो है वो किया था, तो ये दोनों याद रखिएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, व्हाट वाज रोलैट एक्ट? तो रोलैट एक्ट क्या था? अगेन इट इज इन योर बुक ओनली। रोलैट एक्ट एम्बोल्डेंड विद द सक्सेस, यानी कि गांधी जी जो थे उन्होंने खेड़ा डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात एंड चंपारण इन बिहार में उन्होंने सत्याग्रह किया, और दोनों जगह उनके सत्याग्रह जो थे वो सक्सेसफुल रहे। तो क्या था, ही वाज एम्बोल्डेंड विद हिज सक्सेस, यानी कि क्या होता है अगर आपको सक्सेस मिल जाती है कोई काम करने पर, तो आप थोड़े और बोल्ड हो जाते हो कि चलो अब हम थोड़ा और बड़ा काम कर सकते हैं। तो ही वाज एम्बोल्डेंड विद हिज सक्सेस। तो गांधी जी in 1919 decided to launch a nationwide सत्याग्रह against the proposed रोलैट एक्ट। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर जो आपने ध्यान रखनी है वो है डेट। रोलैट एक्ट कब आया था? इट वाज प्रपोज्ड इन 1919। अब बात करते हैं 1919, हमने इससे पहले कब पढ़ा था? 1919 हमने पढ़ा था फर्स्ट स्लाइड में, जब हम बात कर रहे थे इन इम्प्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। 2 साल जो क्रॉप्स थी वो फेल हो गई थी, फसल अच्छी नहीं हुई थी, जिसकी वजह से अकाल पड़ गया था और उस दौरान इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक भी आया था। वो 2 साल थे 1918 से 1919 और 1920 से 1921। वो डेट्स आपको याद है। अगली डेट जो हमने याद करनी है कि रोलैट एक्ट जो था वो भी 1919 में आया था। एक आइडिया मैं आप सभी को देना चाहूंगी, व्हाट यू कैन डू इज कि अपनी नोटबुक के फ्रंट पेज या लास्ट पेज पर एक टेबल बना लीजिए जिसमें आप सारी इंपॉर्टेंट डे जाएंगे वो लिखते जाएंगे, और डेट्स के सामने लिखा होगा इवेंट कि उस साल कौन सा इवेंट हुआ था। तो इस तरीके से क्या होगा, आपके पास में टैबुलर फॉर्म में सारा का सारा डेटा अवेलेबल होगा, जो कि जस्ट बिफोर एग्जाम आप रिवाइज कर सकते हैं एंड यू आर डन। तो सारी की सारी डेट्स जो है वो माइंड में स्कैटर नहीं होगी, आपको सब कुछ याद रहेगा। ऑलराइट, सो यू कैन डू वन थिंग, इट इज ऑलवेज अ गुड हैबिट टू इनकलकेट, आप ऐसा जरूर कीजिएगा, बट आई विल ऑल्सो ट्राई कि in one of the comprehensive session I will upload a link to the drive in the description box and you can download the table from there only. I have it. All right, तो अब जरा वापस आते हैं रोलैट एक्ट पर। ये जो एक्ट था इसको बहुत ही ज्यादा जल्दी में पास करा था द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने। हर जो
कंट्री होती है उसमें हमारे पास में छोटे कोर्ट होते हैं, जो सेक्रेटरीट्स होते हैं, उसके बाद स्टेट कोर्ट्स होती हैं, हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। तो पहले के टाइम पे जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे इंडिया में, उस टाइम पर ये सारी कोर्ट्स नहीं हुआ करती थी, तब था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ऑल राइट, और इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में कुछ इंडियन मेंबर्स को भी रखा गया था। तो ये जो रोलैट एक्ट था ये बहुत ही जल्दी में पास किया गया था बाय द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जबकि जो इंडियन मेंबर्स थे वो इसके अगेंस्ट अपोज कर रहे थे कि नहीं, इसको नहीं पास करना है, बट उनकी किसी ने नहीं सुनी एंड ये जो एक्ट था इसको पास किया गया। तो ये एक्ट था क्या? तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, ये एक्ट जो है ये अलाउ करता है डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। यानी कि अगर कोई भी पॉलिटिकल रैलीज ऑर्गेनाइज कर रहा है, किसी का कोई पॉलिटिकल एजेंडा है, वो लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको पुलिस पकड़ सकती है, बिना कुछ कहे, बिना कोई वारंट के उसको पकड़ के जेल में डाल सकते हैं, और 2 साल तक कोई ट्रायल नहीं होगा। मतलब कि कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में ट्रायल होता है, जनरली आज के टाइम पर भी ये होता है, कोर्ट में ट्रायल होता है जहां पर जो अक्यूज्ड है, जो पर्सन अक्यूज्ड है, वो एविडेंसेस प्रोवाइड कर सकता है अपने लॉयर के थ्रू कि मैं बेगुनाह हूं, मैंने कोई गलती नहीं की है। और अगर वो सक्सीड कर जाता है खुद को इनोसेंट प्रूव करने में, तो उनको बेल जो है मिल जाती है। बट अकॉर्डिंग टू द रोलैट एक्ट, पहली बात, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को बिना वारंट के उनको जेल में डाल सकते हैं, और दूसरी चीज कि 2 साल तक कोई ट्रायल नहीं होगा, यानी कि कोर्ट हियरिंग नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, 2 साल तक वो इंसान जेल में ही रहेगा। तो इस दौरान क्या होगा, जो भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी उन्होंने लोगों के बीच फैलानी शुरू करी थी, जो भी उनकी पॉलिटिकल रैलीज थी, उससे लोगों को उन्होंने इन्फ्लुएंस किया था, वो सब प्लान उनका ठंडा पड़ जाएगा, तब तक वो सब कुछ तो फेल हो जाएगा। तो ये आइडिया था ब्रिटिशर्स का कि उन्होंने जो भी इंडियन लीडर्स उस टाइम पर अराइज कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन सब के साथ डील करने के लिए ये तरीका निकाला कि चलो रोलैट एक्ट जो है उसे पास कर देते हैं। तो अब इसके अगेंस्ट महात्मा गांधी जी जो थे, उनको एक नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस जो थी, वो उन्होंने प्लान किया कि वो ऐसा कुछ करेंगे, एंड वो स्टार्ट करने वाले थे विद हड़ताल ऑन 6 अप्रैल। रैलीज, इस दौरान रैलीज ऑर्गेनाइज की गई, बहुत सारी सिटीज जो थी वहां पर रैलियां ऑर्गेनाइज करी गई इसके प्रोटेस्ट में कि आप रोलेट एक्ट जो है उसको नहीं ला सकते हैं हमारे देश में। वर्कर्स जो थे वो स्ट्राइक पर चले गए। एंड रेलवे वर्कशॉप्स, आपको ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि रेलवेज को इंडिया में ब्रिटिशर्स ही लेकर आए थे, और जो रेलवे वर्कशॉप्स थी उसमें इंडियंस काम कर रहे थे। अब क्योंकि सब वर्कर्स स्ट्राइक पर चले गए थे, तो रेलवे वर्कशॉप्स बंद हो गई, सारी की सारी शॉप्स बंद हो गई। तो अब क्या था, ये पॉपुलर अपसर्ज जो थी उससे अलार्म हो गए थे, ब्रिटिश परेशान हो गए थे, वो थोड़ा सा सहम गए थे कि ये सब क्या चल रहा है। और उन्हें थोड़ा सा परेशानी इस वजह से भी हो रही थी बिकॉज रेलवे वर्कशॉप्स बंद पड़ी थी, यानी कि रेलवेज अब नहीं चल रही थी। टेलीग्राफ, जो कि उस दौरान कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता था, टेलीग्राफ की फैसिलिटी भी उस टाइम पर बंद पड़ गई थी। तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने सोचा कि ये जो नेशनलिस्ट हैं इनको जल्द से जल्द चुप करवाना होगा, इनके अगेंस्ट कुछ एक्शन लेना होगा, वरना ये प्रोटेस्ट चलते रहेंगे और वो इंडियंस जो हैं उनको नहीं कंट्रोल कर पाएंगे। तो इस दौरान उन्होंने क्या करा, अमृतसर में जो लोकल लीडर्स थे उनको उठवा लिया ब्रिटिशर्स ने, पहला, एंड दूसरा महात्मा गांधी जी को बार कर दिया फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली, यानी कि उनको दिल्ली में एंट्री बंद कर दी। ऑन April 10, you have to remember this date, very important, on April 10 police in अमृतसर fired upon a peaceful procession, there was a peaceful procession, लोग इकट्ठे हो रखे थे, और पुलिस ने वहां पर अमृतसर में ओपन फायर कर दिया उन पर, बैंक्स में। और अब इसके अगेंस्ट लोगों को प्रोटेस्ट करना था, तो उन्होंने क्या करा, बैंक्स पे अटैक हुए हैं, पोस्ट ऑफिस में अटैक्स हुए, रेलवे स्टेशन पे अटैक हुए। अब इसके रिस्पॉन्स में जनरल डायर जो थे उन्होंने मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया। दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स, आज हम सिर्फ इतना ही करेंगे।
जस्ट रिमेंबर टू रिवाइज इट, और आपने अपनी NCERT की जो बुक है उससे सब कुछ रिवाइज करना है. Alright, this is it for our first class. Upcoming lessons on this channel include comprehensive study of class 9th and 10th social science और NTSC के modules. तो stay tuned students and याद रखिए study hard नहीं, हमारा formula है study smart. Don't forget to like this video and subscribe to the study space. And आप अपनी doubts comment section में post कर सकते हैं. I will make sure to clear all your queries. Thank you.